हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार अपने और आपके इस यूट्यूब चैनल एम विद स्किल्स पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इंटरमीडिएट फिजिक्स का ऑप्टिक्स रेज यूनिट के अंतर्गत चैप्टर पढ़ रहे थे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रकाशिक यंत्र। इस चैप्टर के अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में अध्ययन किया था और उसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र निकाला था। आज हम लोग अपने टॉपिक पर आगे के टॉपिक जो है हमारा खगोलीय दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। तो खगोलीय दूरदर्शी क्या होती है भाई? खगोलीय पिंडों को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और खगोलीय पिंड कहाँ है? अनंत पर होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं खगोलीय दूरदर्शी का जो प्रयोग होता है वो दूर या अनंत पर स्थित ग्रह, तारे, नक्षत्र आदि को देखने के लिए किया जाता है। जो खगोलीय दूरदर्शी होती है वो हमारी दो प्रकार की होती है, एक होती है अपवर्ती दूरदर्शी और एक होती है परावर्ती दूरदर्शी। तो जो अपवर्ती दूरदर्शी होती है, खगोलीय दूरदर्शी में जो अपवर्ती दूरदर्शी होती है वो अपवर्तन के सिद्धांत का पालन करती है, ठीक है। और जो परावर्ती दूरदर्शी होती है उसमें प्रकाश के परावर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनाया जाता है, अर्थात वो परावर्तन के सिद्धांत का पालन करती है। तो हम पहले पढ़ते हैं खगोलीय दूरदर्शी के अंतर्गत कौन सी दूरदर्शी? अपवर्ती दूरदर्शी, ठीक। खगोलीय दूरदर्शी अगर आपसे पूछा जाए भाई, खगोलीय दूरदर्शी, एक बात ध्यान देना भाई, अगर खगोलीय दूरदर्शी के बारे में आपसे कहा जाए सिलेबस में कि खगोलीय दूरदर्शी की क्रियाविद तथा आवर्धन क्षमता का सचित्र वर्णन कीजिए, तो जो व्याप्त है, प्रसिद्ध है खगोलीय दूरदर्शी है वो अपवर्ती दूरदर्शी है। तो आपको अपवर्ती दूरदर्शी के बारे में सब कुछ लिखना है। अगर पर्टिकुलर कहा जाए परावर्ती दूरदर्शी के बारे में बताइए, तब आप फिर परावर्ती दूरदर्शी के बारे में लिखेंगे। और अगर ऐसा आ रहा है कि खगोलीय दूरदर्शी के बारे में बताइए तो आपको अपवर्ती दूरदर्शी के बारे में बताना है, ठीक। तो खगोलीय दूरदर्शी, इसका जो प्रयोग होता है हम अनंत पर स्थित ग्रह, तारे, नक्षत्र आदि को देखने के लिए करते हैं। तो खगोलीय दूरदर्शी में हम पहली बात करते हैं किसकी? अपवर्ती दूरदर्शी की। किसकी बात करते हैं? अपवर्ती दूरदर्शी की। तो देखिए भाई, अपवर्ती दूरदर्शी क्या होती है? जो अपवर्ती दूरदर्शी होती है, अगर हम इसकी रचना की बात करेंगे तो कल हमने आपको बताया था भाई कि जो खगोलीय दूरदर्शी होती है चाहे सूक्ष्मदर्शी होती है, इसमें हम दो लेंस लगाते हैं, दो उत्तल लेंस लगाते हैं। एक उत्तल लेंस को हम कहते हैं अभिदर्शक लेंस और एक को हम कहते हैं नेत्रिका लेंस। बताया था भाई, अभिदर्शक लेंस को हम वस्तु की ओर रखते हैं और नेत्रिका लेंस को हम नेत्र की ओर रखते हैं। तो हमने आपको कहा था दोनों में बस थोड़ा सा अंतर होगा। जो खगोलीय दूरदर्शी होती है इसमें हम दूर स्थित ग्रह, तारे, नक्षत्र आदि को देखते हैं, तो इनका आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। जब इनका आकार बड़ा होता है इसलिए यहाँ पर जो हम अभिदर्शक लेंस लेते हैं वो बड़ा लेते हैं और जो नेत्रिका लेंस लेते हैं वो छोटा लेते हैं, ठीक है। तो इसकी अगर हम रचना की बात करेंगे भाई, तो रचना क्या होगी? इसमें लकड़ी की अथवा धातु की एक बेलनाकार पाइप होती है। लकड़ी की अथवा धातु की क्या होती है? एक बेलनाकार पाइप होती है। इस पाइप के का जो पहला सिरा होता है, इस सिरे पर हम छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा देते हैं। वो सॉरी, गड़बड़ हो गया भाई, एक बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगाते हैं। इस उत्तल लेंस को हम बोलते हैं अभिदर्शक लेंस। कौन सा लेंस बोलते हैं भाई? अभिदर्शक लेंस बोलते हैं, ठीक। इस लेंस के नली का जो दूसरा सिरा होता है, दूसरे सिरे पर हम क्या करते हैं भाई? एक दूसरा उत्तल लेंस, जो दंतुरदंड चक्र व्यवस्था होती है, इस दंतुरदंड चक्र व्यवस्था के द्वारा हम छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस लगाते हैं और इस उत्तल लेंस को हम कहते हैं नेत्रिका लेंस। क्या बोलते हैं? नेत्रिका लेंस बोलते हैं, ठीक है भाई। इसको हम बोलते हैं नेत्रिका लेंस। तो हमारा भाई क्या होता है, इसकी रचना क्या होती है? इसमें लकड़ी की अथवा धातु की एक बेलनाकार पाइप होती है। इस पाइप के एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का एक अभिदर्शक लेंस लगा होता है, जिसे हम उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम अभिदर्शक लेंस कहते हैं। इस लेंस के नली के दूसरे सिरे पर दंतुरदंड चक्र व्यवस्था द्वारा एक छोटे व्यास की दूसरी पाइप लगी होती है। इस पाइप के एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी और एक छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है। इस उत्तल लेंस को हम नेत्रिका लेंस कहते हैं। जब हमें वस्तु को देखना होता है तो अभिदर्शक लेंस को वस्तु की तरफ और नेत्रिका लेंस को नेत्र की ओर करते हैं।
क्लियर। अब एक बात और देखना भाई, जब समायोजन कैसे करते हैं, तो ये जो दंतुर्दंड चक्र व्यवस्था होती है, इसकी सहायता से हम इस छोटे व्यास की नली को बड़े व्यास की नली के अंदर किसी भी दूरी तक प्रविष्ट करा सकते हैं। ठीक, अब समायोजन कैसे करते हैं, इन दोनों जो लेंस होते हैं इन पर क्रॉस तार लगे होते हैं, तो हम दंतुर्दंड चक्र व्यवस्था द्वारा दोनों लेंसों की फोकस दूरी को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि कैसे समायोजित करते हैं भाई, कि इनके क्रॉस तार एक दूसरे के ऊपर हों। इनके क्रॉस तार कैसे हों, जस्ट एक दूसरे के ऊपर हों। अब यहां से हम बात करते हैं प्रतिबिंब का बनना। ठीक, तो देखिए प्रतिबिंब कैसे बनता है, यहां से दो चीजें ध्यान देते हैं भाई। अगर आपने उत्तल लेंस में प्रतिबिंब के बनने का नियम पढ़ा होगा तो आप इसका प्रतिबिंब बहुत आसानी के साथ बना सकते हो, लेकिन अगर आपको उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम नहीं याद है तो आपको थोड़ी दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो नहीं याद है तो आप समझिए इसमें कैसे बनाना है। देखिए, जब हम अभिदर्शक लेंस को वस्तु की तरफ करते हैं, तो जब हम अभिदर्शक लेंस वस्तु की तरफ करते हैं तो वस्तु कहाँ स्थित होती है, अनंत पर स्थित होती है। तो ये अभिदर्शक लेंस क्या करता है, आपको पता है अभिदर्शक लेंस कैसा लेंस है, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, अपने द्वितीय फोकस पर बनाता है। ठीक, तो ये जो अभिदर्शक लेंस होगा, ये अभिदर्शक लेंस जो अनंत पर वस्तु स्थित होगी, ग्रह तारे नक्षत्र आदि का जो प्रतिबिंब होगा वो अपने द्वितीय फोकस पर बनाएगा। ठीक, जब ये प्रतिबिंब इसके द्वितीय फोकस पर बना तो भाई यह जो प्रतिबिंब है ये हमारा नेत्रिका लेंस है। नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। और एक बात और समझिए भाई, जो नेत्रिका लेंस होता है वो सदैव वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है प्रतिबिंब, आभासी। और नेत्रिका लेंस भी कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है। तो आपको पता है भाई नेत्रिका लेंस में आभासी प्रतिबिंब, उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु उसके प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में होती है। तो अर्थात अब यहां से क्या निष्कर्ष निकला कि जो अभिदर्शक लेंस प्रतिबिंब बनाएगा वो अपने द्वितीय फोकस पर बनाएगा, जो नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगी। और नेत्रिका ये इसका फिर द्वितीय फोकस कहाँ स्थित होगा, ये स्थित होगा नेत्रिका लेंस के प्रथम फोकस और इसके प्रकाशिक केंद्र के बीच में। ठीक है, तो यहां से भाई अपवर्ती दूरदर्शी में हम देखते हैं, यहां से हम एक लेते हैं अब बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस। ये हमारा हो गया बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस हो गया। ठीक, ये बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का उत्तल लेंस हो गया। इस उत्तल लेंस को हम अभिदर्शक लेंस कहते हैं। हमने आपको कल बताया था कि अगर प्रतिबिंब बनाना है तो दोनों जो लेंस हैं वो साथ साथ में नहीं बनाना। अगर साथ साथ में बनाओगे तो आप प्रतिबिंब खींचने में व्यस्त रहोगे, जल्दी प्रतिबिंब आप जो है फिगर खींच नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहां से देखो हम कैसे खींचते हैं। ये हमारा आपका हो गया, क्या हो गया, उत्तल लेंस। इस उत्तल लेंस को हम अभिदर्शक लेंस कहते हैं। ठीक, आपको पता है हमने आपको लेंस में प्रतिबिंब बनने के नियम बताए थे, अगर वो याद होंगे तो आप बना सकते हो। ये लेंस का प्रथम फोकस हो गया। ठीक, ये अभिदर्शक लेंस का प्रथम फोकस, ये अभिदर्शक लेंस का प्रकाशिक केंद्र हो गया। अब यहां से दो प्रकाश किरणें आ रही हैं। कितनी प्रकाश किरणें, दो प्रकाश किरणें अनंत से। एक प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से जा रही है, बिना विचलित हुए सीधे निकल गई। दूसरी प्रकाश किरण आई, लेंस पर आपतित हुई। ठीक, कैसे, कहाँ आपतित हुई, लेंस पर, ये निकली। ठीक है, लेंस पर आपतित हुई, ये प्रकाश किरण निकल गई। ये दोनों प्रकाश किरणें एक बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगे। भाई थोड़ा सा फिगर हम संशोधित कर देते हैं, या आप इसको नहीं समझ पा रहे हो तो एक तरीका और है। ठीक, आपको अगर समस्या है थोड़ी तो आप क्या कर सकते हो, ये प्रकाश किरण एक और आई अनंत से, वो लेंस पर आपतित हुई। कहां से आई, लेंस के प्रथम फोकस से आपतित हुई। अब ये जब आपको पता है जब कोई प्रकाश किरण लेंस के प्रथम फोकस से जाती है, लेंस पर आपतित होती तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ठीक, ये दोनों प्रकाश किरणें एक बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं। जहां पर काटेंगी वहां से हम मुख्य अक्ष पर लंब डाल देंगे। मुख्य अक्ष पर लंब डाल देंगे, तो मुख्य अक्ष पर हमने लंब डाल दिया। ये मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब हमारा हो गया ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश जो है हमारी अनंत पर स्थित वस्तु का वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है। और ये वस्तु कहां भाई, वस्तु कहां पर स्थित थी, अनंत पर। तो ये जो हमारा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश होगा वो बनेगा अभिदर्शक लेंस के द्वितीय फोकस। कहां पर, अभिदर्शक लेंस के द्वितीय फोकस
FO डैश पर बनेगा। कहाँ बनेगा? FO डैश पर बनेगा। अब देखिए भाई, यहीं पर कहीं हमारा नेत्रिका लेंस आ जाएगा। कौन सा लेंस? नेत्रिका लेंस। देखिए ये जैसे हमारा हो गया नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस क्या होता है? नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी और द्वारक दोनों यहाँ क्या है? छोटे हैं। देखो अभिदर्शक लेंस की तुलना में इसके द्वारक छोटे हैं। ठीक, अब ये जो प्रतिबिंब है वो नेत्रिका लेंस इसका आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। तो जब नेत्रिका लेंस इसका आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, नेत्रिका लेंस उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु उसके प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में होती है। तो ये नेत्रिका लेंस हो गई E। ठीक, यहां से देखते हैं, ये नेत्रिका लेंस का हो गया प्रथम फोकस FE। ठीक, और इधर हो गया नेत्रिका लेंस का द्वितीय फोकस FE डैश। अब ये जो प्रतिबिंब हमारा A डैश B डैश है वो नेत्रिका लेंस के लिए कर रहा है आभासी वस्तु का कार्य। यहां से दो प्रकाश किरणें चली गई। एक प्रकाश किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर, नेत्रिका लेंस पर आपतित हुई, अपवर्तन के पश्चात ये कहां जाएगी? द्वितीय फोकस से जाएगी। एक दूसरी प्रकाश किरण चली जो इसके प्रकाशिक केंद्र से गई, बिना विचलित हुए सीधे निकल गई। ठीक, भाई ये थोड़ा अजीब लग रहा है, इसको यहां मान लेते हैं FE डैश। तो यहां से निकल गई। इन दोनों प्रकाश किरणों को हम पीछे की तरफ बढ़ाएं। तो जब पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, देखिए क्या होता है भाई, ये प्रकाश किरणें कहीं पर एक दूसरे को काटेंगे। जहां पर एक दूसरे को काटेंगे वहीं से हम मुख्य अक्ष पर लंब डाल देंगे। चलो यहां काट रहे हैं तो यहां पर मुख्य अक्ष पर लंब डाल दिया। मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब A डबल डैश B डबल डैश। आभासी वस्तु A डैश B डैश का जो है आभासी सीधा और A डैश B डैश की तुलना में बड़ा प्रतिबिंब होगा। तो ये हो जाएगा हमारा भाई अपवर्ती दूरदर्शी द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, अब लिखेंगे कैसे भाई? हम अभिदर्शक लेंस को वस्तु की ओर तथा नेत्रिका लेंस को नेत्र की ओर करते हैं। तो अभिदर्शक लेंस अनंत पर स्थित वस्तु AB का वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब A डैश B डैश अभिदर्शक लेंस के प्रथम फोकस FO डैश पर बनाता है। ये जो प्रथम फोकस FO डैश है वो नेत्रिका लेंस के, या ऐसे कह सकते हो कि जो लेंस था अभिदर्शक लेंस आभासी वास्तविक वस्तु A डैश B डैश का जो है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के प्रथम फोकस और उसके प्रकाशिक केंद्र के बीच में स्थित बिंदु अभिदर्शक लेंस के द्वितीय फोकस A डैश B डैश पर बनाता है। ये जो प्रतिबिंब A डैश B डैश है वो नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। नेत्रिका लेंस आभासी वस्तु A डैश B डैश का आभासी सीधा और आभासी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश बनाता है। ठीक, एक बार और बता दें भाई कि अभिदर्शक लेंस को हम वस्तु की तरफ तथा नेत्रिका लेंस को जब नेत्र की तरफ करते हैं तो अभिदर्शक लेंस वस्तु AB का अनंत पर स्थित वस्तु AB का वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब A डैश B डैश जो है अभिदर्शक लेंस के द्वितीय फोकस पर बनाता है। यह जो प्रतिबिंब A डैश B डैश है वो नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। नेत्रिका लेंस आभासी वस्तु A डैश B डैश का आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश बनाता है। क्लियर? इतनी बात आपकी समझ में आ गई हुई। अब यहां से हम सूत्र का निगमन करेंगे भाई। देखो ये कोण अगर हमारा अल्फा था, कितना था? अल्फा, तो यह कोण इसका शीर्षाभिमुख कोण होगा, ये भी कोण अल्फा हो जाएगा। ये कोण हमारा बीटा था। ठीक, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा अर्थात प्रकाशिक यंत्र से देखने पर वस्तु के प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण बीटा कहलाता है, दर्शन कोण। और जो वस्तु द्वारा हम वस्तु बिना प्रकाशिक यंत्र से देखते हैं, तो मान लो भाई वस्तु आगे थी, हमने लेंस नहीं लगाया था, प्रकाशिक यंत्र यूज नहीं किया था, तो वो कोण कितना था? अल्फा। तो ये कोण अल्फा था, ये कोण भी कितना हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा था भाई प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता जो होती है, प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता, प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता को हम किससे दर्शाते हैं? कैपिटल M से। आवर्धन क्षमता कैपिटल M बराबर हम लोगों ने पढ़ा है बीटा अपन अल्फा। ठीक, समीकरण 1 है, जहां बीटा क्या है? प्रकाशिक यंत्र से देखने पर वस्तु के प्रतिबिंब द्वारा नेत्र लेंस पर बना दर्शन कोण, और अल्फा क्या है? बिना प्रकाशिक यंत्र से देखने पर जो है वस्तु द्वारा नेत्र लेंस पर बना दर्शन कोण, जब वस्तु कहाँ हो? अपनी वास्तविक स्थिति में हो। कब देखें? जब वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति में हो। ठीक है, तो बीटा मान अल्फा।
अब हम यहाँ से दो समीकरण जो है बीटा और अल्फा का मान निकालेंगे। तो एक बार हम लेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ध्यान दीजिए भाई, समकोण त्रिभुज ई ए डैश बी डैश में अल्फा बीटा अत्यंत छोटे हैं, ए डैश बी डैश में अल्फा लगभग बराबर tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार, तो नहीं ये सॉरी बीटा है, ई ए डैश बी डैश में बीटा लगभग बराबर tan बीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना है, ए डैश बी डैश, और आधार हमारा कितना है, आधार हमारा है ए डैश ई, आधार कितना है, ए डैश ई। ठीक, तो ए डैश बी डैश अपान ए डैश ई। ठीक, दूसरा अल्फा का मान निकालेंगे हम, तो लेंगे समकोण त्रिभुज, ध्यान दो किसमें, ए डैश ओ बी डैश में, ए डैश ओ बी में कितना लिख सकते हैं, अल्फा लगभग बराबर tan अल्फा बराबर लंब, लंब हमारा कितना है भाई, ए डैश बी डैश, और आधार हमारा कितना है, आधार कितना है, ओ डैश ए डैश। ठीक, अल्फा बीटा का मान समीकरण 1 में रख दें, अल्फा और बीटा का मान बेटा कहाँ रख दें, समीकरण 1 में। आसानी के साथ समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक, अल्फा और बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, अल्फा तथा बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, अल्फा और बीटा का मान बेटा हम समीकरण 1 में रखेंगे। देखो, जब अल्फा और बीटा का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना आएगा, m बराबर बीटा। देखो बीटा के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश अपान ए डैश ई, इस पूरे का बटा हो जाएगा कितना, ए डैश बी डैश अपान ओ ए डैश अपान ओ ए डैश होगा भाई। अब ये क्वांटिटी इसकी क्या होगी, पलट जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी। जो भाई दो भिन्नें अगर भिन्नात्मक रूप में होती हैं तो दूसरी भिन्न का जो हर होता है वो पहले भिन्न के अंश के साथ गुणा हो जाता है। तो यम बराबर ए डैश बी डैश अपान ए डैश ई गुणे ओ ए डैश अपान ए डैश बी डैश। देखो ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश कट जाएगा, m बराबर हो जाएगा ओ ए डैश अपान ए डैश ई। m बराबर कितना हो गया, ओ ए डैश अपान ए डैश ई। ठीक, m बराबर ओ ए डैश अपान ए डैश ई हो गया। ठीक, अब ध्यान देते हैं यहां से भाई, ओ ए डैश, ओ ए डैश क्या है, आप देखिए ओ आपका है अभिदर्शक लेंस और ए डैश है आपका प्रतिबिंब। तो ओ ए डैश अर्थात अभिदर्शक लेंस से जो ए डैश बी डैश है, अगर यहां से बात करते हैं पहले ए डैश बी डैश की, तो ए डैश बी डैश यहां दो रूपों में है। दो रूप कौन कौन से हैं, एक तो ये हुआ ए डैश बी डैश जो है वो अभिदर्शक लेंस के लिए कार्य कर रहा है प्रतिबिंब का, ए डैश बी डैश अभिदर्शक लेंस के लिए किसका कार्य कर रहा है, प्रतिबिंब का कार्य कर रहा है। लेकिन नेत्रिका लेंस के लिए किसका कार्य कर रहा है, वस्तु का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहां से बात करते ओ और ये ए डैश की, तो ओ ए डैश अर्थात अभिदर्शक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, ध्यान दीजिए ओ ए डैश क्या है, अभिदर्शक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी को हम वीओ से दर्शाएंगे, अभिदर्शक लेंस के लिए दर्शाएंगे। लेकिन समस्या ये है कि ये जो प्रतिबिंब बनता है वो अभिदर्शक लेंस के द्वितीय फोकस पर बनता है। कहां पर बनता है, द्वितीय फोकस पर बनता है। और जब द्वितीय फोकस पर बनता है तो प्रकाशीय केंद्र से द्वितीय फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसलिए यहां से जो वीओ होगी वो एफओ के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। समझ गए भाई, तो ओ ए डैश बराबर किसके हो गया, एफओ के बराबर हो गया। ठीक, तथा बात करेंगे किसकी, ए डैश ई की, ए डैश ई, ए डैश प्रतिबिंब, ई हो गया नेत्रिका लेंस का प्रकाशिक केंद्र। ठीक, अब ए डैश बी डैश जो है वो नेत्रिका लेंस के लिए किसका कार्य कर रहा है, आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है, आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है। और ये किस ओर है भाई, बाईं ओर है। और बाईं ओर की सारी दूरियों को हम ऋणात्मक लिखते हैं। तो भाई वस्तु की दूरी को u से दर्शाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ui। ठीक, इसलिए m बराबर कितना लिखेंगे भाई, ओ ए डैश के स्थान पर एफ ओ और ए डैश ई के स्थान पर माइनस ui।
माइनस ऊपर चला जाएगा, m बराबर हो जाएगा माइनस FO अपॉन UE। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, अब हम स्थितियों की बात करेंगे। वही पुरानी स्थितियां, जब प्रतिबिंब दो स्थितियों में बनता है, एक तो बनता है अनंत पर और एक बनता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। ठीक, फर्स्ट कंडीशन स्थितियों की बात करते हैं। पहली स्थितियां, पहली स्थिति क्या है? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता हो? अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। ध्यान देना भाई, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो क्या होगा भाई? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, इस स्थिति में भाई अंतिम प्रतिबिंब कौन बनाता है? नेत्रिका लेंस बनाता है। तो v बराबर इनफाइनाइट हो गया, अनंत पर बनता है। u बराबर कहां पर स्थित है? माइनस UE पर स्थित है। और f बराबर माइनस FE, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस बनाता है तो ये सारी चीजें नेत्रिका लेंस के लिए लिखेंगे। ठीक, सूत्र हमारा क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। ठीक, तो 1/f के स्थान पर कितना? FE बराबर 1/v के स्थान पर इनफाइनाइट माइनस 1/u के स्थान पर माइनस UE। ये माइनस माइनस प्लस, तो 1/FE बराबर UE, 1/UE हो जाएगा भाई। 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो FE बराबर हो गया UE। जहां FE क्या है? नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, और UE क्या है? वस्तु की फोकस दूरी। इसलिए हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम कितना लिख सकते हैं? आवर्धन m बराबर माइनस FO अपॉन FE। ठीक, आवर्धन m बराबर लिख सकते हैं माइनस FO अपॉन FE। देखिए आवर्धन m बराबर हो जाएगा माइनस FO अपॉन FE, जहां FO क्या है? अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी, और FE क्या है? नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। ठीक, इस स्थिति में अगर हम दूरदर्शी की लंबाई की बात करते हैं, किसकी? दूरदर्शी की लंबाई। तो दूरदर्शी की जो लंबाई हो जाएगी, देखो भाई दूरदर्शी की लंबाई की बात करेंगे तो ये देखिए, ये आपका a डैश b डैश। ठीक, यहां से देखिए, जैसे हम मार्कर की, वही कल वाली बात, मार्कर की लंबाई निकालें तो एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच की जो दूरी होगी वही मार्कर की क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी। ठीक, तो यहां से पहला लेंस है और ये आपका दूसरा लेंस है, तो एक लेंस से दूसरे लेंस के बीच की जो दूरी होगी वही तो आपकी क्या कहलाएगी? एक लेंस से दूसरे लेंस के बीच की जो दूरी होती है भाई, वही हमारी कहलाएगी दूरदर्शी की लंबाई। तो देखिए यहां से आपको पता है OA डैश, इसकी वैल्यू कितनी है? FO है, और यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है? UE है। ठीक, तो यहां से लंबाई में हम कितना लिख सकते हैं? देखो लंबाई को हम दो भागों में लिख सकते हैं। दूरदर्शी की अगर लंबाई लिखे तो OE लिख सकते हैं, और OE को हम कितना लिख सकते हैं बेटा? OA डैश प्लस A डैश E। ठीक, तो OE बराबर OA डैश का मान FO है और A डैश का मान UE है। लेकिन इस कंडीशन में जो UE है ना, वो FE के क्या है? बराबर है। तो यहां से कितना लिख देंगे? FO प्लस FE। जो दूरदर्शी की लंबाई आ जाएगी वो कितनी आएगी? FO प्लस FE आएगी। ये कब की बात है? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। सेकेंड स्थिति की बात करते हैं भाई, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। ठीक, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, तो जब न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो भैया यहां से ध्यान दीजिए, इस कंडीशन में v बराबर होगा माइनस डी। जहां d क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। माइनस डी क्यों लेंगे? क्योंकि जो अंतिम प्रतिबिंब है वो आपकी जो है पूर्ति ये नेत्रिका लेंस बनाता है, नेत्रिका लेंस के किस ओर है? बाईं ओर। तो v बराबर माइनस डी, u बराबर माइनस UE तथा f बराबर FE। ठीक,
फार्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। 1/f के स्थान पर एफ ई रखेंगे बराबर 1/v के स्थान पर माइनस डी रखेंगे माइनस 1/u के स्थान पर माइनस ये माइनस माइनस प्लस तो 1/fe बराबर माइनस 1/d और ये माइनस माइनस प्लस 1/ue हो जाएगा। ठीक, माइनस 1/d को इधर ले आओ तो 1/fe प्लस 1/d बराबर 1/ue हो जाएगा। ठीक, ये अब क्या करते हैं भाई, ये जो 1/ue का मान है वो समीकरण 1 में रख देते हैं। 1/ue का मान कहाँ रखें, समीकरण 1 में, इसलिए समीकरण 1 से 1/ue का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो समीकरण 1 में रखोगे m बराबर माइनस का FO कर लो बाहर, 1/ue बचेगा। 1/ue के स्थान पर कितना लिख सकते हैं 1/fe प्लस 1/d लिख सकते हैं। m बराबर माइनस का FO 1/fe प्लस 1/d। इसको देखो और थोड़ा सा अगर संशोधित करना चाहें तो इसमें हम कर दें fe से गुणा और fe से भाग कर सकते हैं। 1/fe कॉमन ले लें उसमें तो m बराबर माइनस का FO/fe ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस का, ध्यान दीजिए भाई, fe/d ये हो जाएगा। और इस कंडीशन में अगर दूरदर्शी की लंबाई पूछेगा तो दूरदर्शी की लंबाई कितनी आएगी FO प्लस UE, ये हो जाएगी लंबाई बराबर कितनी होगी FO प्लस UE। तो ये भैया हमारा हो गया खगोलीय दूरदर्शी। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप ले सकते हो। ठीक है, अगला टॉपिक जो है इसका हम छोटा सा है, उसको भी आज ही खत्म कर देते हैं, बस ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। अगला टॉपिक हमारा दिया गया है परावर्ती दूरदर्शी। देखिए जो परावर्ती दूरदर्शी है उसमें प्रकाश के परावर्तन के द्वारा जो है प्रतिबिंब बनाया जाता है। ठीक, तो परावर्ती और अपवर्ती दूरदर्शी में बस थोड़ा सा अंतर होता है और उसका हमें आवर्धन का सूत्र डायरेक्ट पढ़ना है, उसका सूत्र हमें नहीं निकालना है। ठीक, तो केवल प्रतिबिंब का बनना देख लेते हैं, बस शार्टली हम जो है उसमें क्या करेंगे, प्रतिबिंब का बनना देख के शार्टली आवर्धन का सूत्र लिख लेंगे। ठीक, तो अपवर्ती दूरदर्शी हम लोगों ने पढ़ा, अब पढ़ेंगे परावर्ती दूरदर्शी। ठीक, परावर्ती दूरदर्शी क्या होती है भाई, परावर्ती दूरदर्शी, तो परावर्ती दूरदर्शी की बात करते हैं। तो जो परावर्ती दूरदर्शी है इसका जो प्रयोग होता है हम दूर स्थित वस्तुओं का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए करते हैं। कैसा प्रतिबिंब, चमकीला प्रतिबिंब। ठीक, तो जो परावर्ती दूरदर्शी से जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो स्पष्ट होता है, चमकीला होता है और उसमें गोली विपतन का दोष नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहली बात हम करते हैं भाई, जो परावर्ती दूरदर्शी होती है इसमें जो अभिदर्शक लेंस होता है, ठीक, अभिदर्शक लेंस नहीं लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमें चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करना होता है, तो चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें जो अभिदर्शक लगाना पड़ेगा उसका द्वारक बड़ा होना चाहिए। उसका द्वारक कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और अगर आप लेंस बड़े द्वारक का ले लेंगे तो उसमें गोली विपतन का दोष आ जाएगा। गोली विपतन का दोष क्या होता है, जैसे अपवर्तन होता है तो प्रकाश श्वेत प्रकाश आता है भाई, इसमें 7 रंग होते हैं तो 7 रंगों का अपवर्तन होता है, सबका अलग अलग तरीके से अपवर्तन होता है, आपको पढ़ाया था। तो ये जब मिलेंगे तो प्रतिबिंब भिन्न भिन्न रंगों के बन जाएंगे, अर्थात उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है ना। तो जो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो परावर्ती दूरदर्शी होती है, परावर्ती दूरदर्शी का जो प्रयोग होता है दूर स्थित वस्तुओं का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके लिए दूरदर्शी में हम जो है बड़े द्वारक का अभिदर्शक लेंस लगाते हैं, जो अभिदर्शक बड़े द्वारक का अभिदर्शक प्रयोग करते हैं। ठीक, बड़े द्वारक का जो उत्तल लेंस लगाने से गोली विपतन का दोष आ जाता है, इसलिए इसमें अभिदर्शक के स्थान पर हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इतनी चीज लिखनी है। ठीक है, अब इसकी हम रचना की बात करते हैं भाई, इसमें रचना क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, रचना भी हम इसी समय पढ़ते जाएंगे और प्रतिबिंब का बनना भी इसी में पढ़ लेंगे। तो इसमें रचना क्या होती है, इसमें एक जो नली होती है, इस नली के साथ अर्थात इसमें बड़े द्वारक की एक लकड़ी की अथवा धातु की एक बड़ी नली होती है,
इस बड़ी नली के साथ एक बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का जो होता है एक अवतल दर्पण लगा होता है। तो अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण M1 M2। ठीक, अवतल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसके जो होती है उभरे हुए तल पर कलाई होती है और जो धंसा हुआ तल होता है वो परावर्तक तल का कार्य करता है, वो अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक, तो इसमें एक जो नली होती है, बड़े द्वारक की एक नली होती है, इसमें लकड़ी की अथवा धातु की एक बड़े व्यास की नली होती है। इस नली के एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक का एक अवतल दर्पण M1 M2 लगा होता है। इस नली का जो सामने वाला भाग होता है अर्थात दर्पण के सामने वाले भाग को हम वस्तु की ओर करते हैं। इसी के साथ इस नली के साथ नीचे की ओर जो होती है एक दूसरी नली लगी होती है छोटे व्यास की। इस दूसरी नली के साथ छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक, ये जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण पे इसके मुख्य पर इसके फोकस से पहले जो होता है या फोकस की थोड़ी दूरी पर जो होता है 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ एक समतल दर्पण लगा होता है। 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ समतल दर्पण लगा होता है। ये इसकी रचना हो गई। अब देखिए प्रतिबिंब का बनना कैसे होता है इसमें। ये हमारा बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का एक अवतल दर्पण हो गया M1 M2। ये M1 M2 एक हमारा अवतल दर्पण हो गया। ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष हुआ भाई। ठीक, अवतल दर्पण का क्या हुआ? मुख्य अक्ष हुआ। अब अवतल दर्पण से यहां से ध्यान देते हैं भाई। यहां पर अवतल दर्पण के फोकस से पहले 45 डिग्री के कोण पर, कितने डिग्री? 45 डिग्री, मुख्य अक्ष के साथ 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ एक समतल दर्पण लगाते हैं। ठीक, ये आपका हम मान लेते हैं दर्पण M1 हुआ। कितने डिग्री कोण पर है? मुख्य अक्ष के साथ 45 डिग्री कोण पर झुका हुआ। जैसे हमारी यहाँ पर कोई वस्तु होती, वस्तु हमारी AB हो गई, तो इस वस्तु से दो प्रकाश किरणें चलती। कितनी प्रकाश किरणें? दो प्रकाश किरणें चलती। एक प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित हुई, इसका परावर्तन हुआ। ठीक, थोड़ा सा जो है इसको झुका दें। ठीक, ये प्रकाश किरण आई, दर्पण पर आपतित हुई, परावर्तन हुआ, वहीं बन जा रहे हैं। देखो जब परावर्तन हुआ क्या गड़बड़ हो रहा है भाई? ये हमारी वस्तु थी। ठीक, वस्तु का सिरा B था, वस्तु के सिरे से B से प्रकाश किरण आई, दर्पण पर पड़ी, अपवर्तन हुआ। कहां पड़ी? समतल दर्पण पर। देखो भाई, समतल दर्पण पर पड़ी, समतल दर्पण द्वारा इसका अपवर्तन हुआ, ऐसे निकली। दूसरी प्रकाश किरण वस्तु B से आई, इस दर्पण के ध्रुव पर पड़ी, इसका परावर्तन हुआ, पड़ी यहाँ पर, यहाँ से ये भी ऐसे निकली। ठीक, ये दोनों निकल रही हैं। अब ध्यान दीजिए भाई, इसके साथ यहाँ पर ये दोनों अपवर्तित किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं, जैसे यहाँ पर दोनों अपवर्तित किरणों ने एक दूसरे को काटा। ठीक, ये यहाँ पर पड़ी, पुनः समतल दर्पण पर अपवर्तन हुआ, आपतित हुई। समतल दर्पण से एक ये परावर्तित हुई, एक ये परावर्तित हुई। जहां पर काटी, यहां पर एक जो होता है एक नेत्रिका लेंस लगा होता है, एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम कौन सा लेंस कहते हैं? नेत्रिका लेंस। ठीक, ये नेत्रिका लेंस का जिसे हो गया भाई द्वारक। ठीक, ये आपका नेत्रिका लेंस हो गया। अब देखो भाई, यहां पर दोनों जो प्रकाश किरणें आई अवतल दर्पण पर पड़ी, अवतल दर्पण द्वारा जब इनका अपवर्तन हुआ तो अपवर्तन के पश्चात ये समतल दर्पण पर पड़ी। जो समतल दर्पण था वो कहां पर था भाई? समतल दर्पण जो था उसके, भाई इसमें थोड़ा दिक्कत हुई है क्योंकि हम साथ साथ प्रतिबिंब बना रहे हैं। ये नहीं पहले प्रतिबिंब बना के फिगर बना के तुमको समझाएं। ठीक, तो जब साथ साथ बनाएंगे तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि भाई इस पर बोर्ड है तो इसमें चिकनाहट, घर्षण कम कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ समतल दर्पण लगा है। अब देखो यहाँ पर दोनों प्रकाश किरणें जब आई, अवतल दर्पण वस्तु के सिरे B से चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण पर आपतित हुई। अवतल दर्पण पर जब आपतित हुई तो अवतल दर्पण द्वारा इनका पुनः परावर्तन हुआ। तो परावर्तन के पश्चात ये समतल दर्पण पर पड़ी। जब समतल दर्पण पर पड़ी तो समतल दर्पण द्वारा इनका परावर्तन हुआ। परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर काटेंगी वहां से हम नेत्रिका लेंस के मुख्य अक्ष पर लंब डाल देते हैं। नेत्रिका लेंस के मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब A' B'। कौन सा भाई? A' B'। जो वस्तु AB है
इसका आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अब ये जो प्रतिबिंब है, ध्यान दीजिए भाई, ये नेत्रिका लेंस के प्रथम फोकस, ये जो नेत्रिका लेंस था ये हमारा नेत्रिका लेंस है, थोड़ा और पास कर देते हैं, ये हमारा नेत्रिका लेंस है। नेत्रिका लेंस के प्रथम फोकस और उसके प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनाता है। ठीक, ये नेत्रिका लेंस था, ये नेत्रिका लेंस के प्रथम फोकस और इसके प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनाता है। अब देखिए यहां से जो ये दो प्रकाश किरणें हैं, अब ए डैश बी डैश नेत्रिका लेंस के लिए किसका कार्य करती है? आभासी वस्तु का कार्य करती है, आभासी वस्तु का कार्य करेगी। अब जो यहाँ से वस्तु ए डैश बी डैश है, इसके सिरे बी से एक प्रकाश किरण जाएगी, नेत्रिका लेंस पर पड़ेगी। ठीक, अपवर्तन के पश्चात ये नेत्रिका लेंस के द्वितीय फोकस से जाएगी, ये नेत्रिका लेंस एफ ई डैश का द्वितीय फोकस हो। एक दूसरी प्रकाश किरण जो है यहीं से चलने वाली, इसके प्रकाशिक केंद्र से जाएगी और बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। अब इन दोनों अपवर्तित प्रकाश किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाएं भाई। ठीक, इन दोनों अपवर्तित किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। इसके नेत्रिका लेंस के फोकस को भी हम यहाँ तक बढ़ा लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से इसके मुख्य अक्ष पर जब डाला गया लंब हो जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश, आभासी वस्तु ए डैश बी डैश का आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब होगा। ठीक, आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब होगा। अब यहाँ से इसको आप समझ लीजिएगा, एक बार पुनः देखकर आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन गया, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक, अब इसके अगर हम आवर्धन की बात करें तो खगोलीय दूरदर्शी का जो आवर्धन होता है वो m बराबर होता है -FO अपॉन FE। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर कितनी होती है? -FO अपॉन FE होती है, जहां FO होती है अभिदर्शक लेंस की फोकस, अभिदर्शक की फोकस दूरी, और FE होती है जो किसकी होती है? नेत्रिका की फोकस दूरी। ठीक है, तो इस प्रतिबिंब थोड़ा इसका जटिल था, एक बार इसको बैक करके पुनः देख लीजिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो पुनः बैक करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज जो था हमारा प्रकाशिक यंत्र चैप्टर, उस चैप्टर के सारे टॉपिक्स खत्म हो गए हैं। अब अगले वीडियो में हम इस चैप्टर्स के न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न और जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो इससे संबंधित हैं आंकिक प्रश्न से, उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। धन्यवाद, गुड नाइट।